नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरिओम कुमार राजपूत हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है संधि। आज का अपना प्रकरण है संधि। यह प्रकरण परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह हिंदी व्याकरण की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस प्रकरण पर आपकी पकड़ जितनी ज्यादा मजबूत होगी, आगे आने वाले प्रकरणों को आप उतनी ही अच्छी तरीका से समझ पाएंगे। तो क्यों ना दोस्तों, इसे एक बार ही सही लेकिन थोड़ा अच्छे तरीका से समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, पहले इस शब्द से जानने का हम प्रयास करेंगे, इस शब्द को तोड़ने का प्रयास करेंगे, इस शब्द का ऑपरेशन करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इस शब्द का निर्माण हुआ है सम प्लस धी। ठीक है, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, समझना, अच्छी तरह से। और धी का अर्थ होता है विद्यार्थियों ज्ञान। देखो, शब्द कि इस अर्थ से हमें इस प्रकरण के बारे में मोटा मोटा पता पड़ जाएगा कि आखिर इस प्रकरण में हम पढ़ने वाले क्या हैं। बस बेसिक छोटी मोटी सी जानकारी इससे हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सम प्लस धी बराबर संधि। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से और धी का अर्थ होता है ज्ञान। विद्यार्थियों, इस प्रकार इसका समग्र अर्थ हुआ अच्छी तरह से ज्ञान। लेकिन इतना कहने से बात समझ में नहीं आ रही है। इनको हमें एक वाक्य में परोना है, तब जाकर के कुछ अर्थ निकलेगा। तो देखिए, शब्दों के जोड़ तोड़ के बारे में, शब्दों को कहां कैसे जोड़ना है और जो शब्द जुड़े हुए हैं उन्हें हमें कहां से और कैसे तोड़ना है, इस प्रकार का ज्ञान कराने वाला जो प्रकरण है उसे संधि कहते हैं। एक बार पुनः समझिए, शब्दों के जोड़ तोड़ के बारे में अच्छी तरह से, कैसे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से ज्ञान कराने वाला प्रकरण संधि कहलाता है। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ था। अब हम थोड़ी सी इसकी परिभाषा पर विचार करते हैं, परिभाषा पर चर्चा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं और कैसे जानते हैं ये आप जाने, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस परिभाषा पर, उन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या परिभाषा है? आप लोगों से अगर पूछी जाए तो कहते हैं, कोई तो कह देता है गुरु दो या दो से अधिक, कोई तो शब्द ही कह देता है, कोई वर्ण कह देता है। ये सारी की सारी परिभाषाएं गलत हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि नहीं कहते हैं, या दो वर्णों के परस्पर मेल को भी संधि नहीं कहते हैं। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि नहीं कहेंगे, या फिर दो वर्णों के परस्पर मेल को भी संधि नहीं कहेंगे। तो फिर गुरु जी संधि कहेंगे किसे? हाँ, देखिए, एक तो बात ये याद रखो कि संधि में कभी दो से अधिक वर्णों का मेल होता ही नहीं है, केवल और केवल दो वर्णों का मेल होता है विद्यार्थियों। केवल और केवल दो वर्णों का मेल होता है। इसे आपको अच्छी तरीका से गांठ बांध लेना है कि संधि में केवल और केवल दो वर्णों का मेल होता है। और केवल मेल से ही काम नहीं चलेगा, मेल से काम नहीं चलेगा। मेल तो होगा, लेकिन जब आपको पता है कि अगर हम किसी चीज में, जैसे पानी है हमारे पास
एक बर्तन में अगर उसमें कोई दूसरी वस्तु मिला दें, जैसे मान लो कोई कलर मिला दें या शक्कर मिला दें या एनीबॉडी कोई भी चीज मिला दें, तो बच्चों क्या उस पानी में कुछ बदलाव आता है? तो आपका जवाब होगा जी सर, बदलाव आता है। अगर शक्कर मिला देंगे तो सर मीठा पानी हो जाएगा, पानी बदल गया। अगर नमक मिला देंगे तो पानी नमकीन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसमें कोई कलर मिलाएंगे, जैसा कलर डालेंगे पानी वैसा ही हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से आप क्या समझे? इनसे हमने यह समझने की कोशिश की कि जब भी कोई दो चीजें आपस में मिलती हैं, जब भी दो वस्तुओं का हम कहीं मेल कराते हैं तो मेल होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, वहां पर कुछ ना कुछ विकार आता है, वहां पर कुछ ना कुछ बदलाव आता है। उसी बदलाव को हम संधि कहते हैं दोस्तों। बस ये आपको याद रखना है। तो परिभाषा को एक बार पुनः अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब आप निकटवर्ती लगाओ या ना लगाओ, इससे परिभाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप कैसे भी परिभाषा बोल दीजिए, लेकिन उसमें विकार शब्द को जरूर लाइए, तब आपकी परिभाषा सार्थक होगी। ऐसे कहें दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहें वैसा याद करें, ठीक है। परिभाषा हमने देख ली कि दो निकटवर्ती या दो वर्णों के परस्पर का अर्थ होता है आपस में जब उनका मिलन होता है, और मिलन से तो आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हाँ, किसी का भी मिलन हो जाए तो कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों हाँ, आइए अब देख लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के भेद जो हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3। कभी आपने गौर किया, कभी आपने ये ध्यान दिया कि सर संधि के भेद 3 ही क्यों हैं? नहीं दिया तो मैं बता देता हूं कि संधि के 3 ही भेद क्यों हैं। 4 क्यों नहीं हुए, 5 क्यों नहीं हुए, या 2 क्यों नहीं रहे? देखिए विद्यार्थियों, हमारी जो वर्णमाला है, वर्ण विचार नाम का प्रकरण है, उसमें हमारी वर्णमाला के अंतर्गत 3 प्रकार के ही वर्ण होते हैं। और जब वर्ण ही 3 प्रकार के हैं तो संधियां तो 3 प्रकार की होना ही निश्चित है। स्वर हैं, स्वरों से स्वर संधि बन गई। व्यंजन भी हैं, व्यंजनों से व्यंजन संधि बन गई। और विसर्ग है, विसर्ग से विसर्ग संधि का निर्माण होता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के वर्ण हैं, इसलिए संधियां भी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, समझे मेरी बात को? ठीक है, अब और समझ लेते हैं दोस्तों। कोई कोई विद्यार्थी कहता है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, दिन प्लस ई, सभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं बच्चों, केवल आप इसको समझने की कोशिश करें कि आखिर इस प्रकरण में है क्या, ऐसा क्या है इस प्रकरण में जिससे बच्चों के सिर के ऊपर से निकल जाती है, समझ में नहीं आता। अगर आज तक आपकी संधि समझ में नहीं आई है तो मैं वादा करता हूं कि यहां आज आपका सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। देखिए बच्चों, यहां क्या होता है कि यहां तो प्रत्येक विद्यार्थी को दिखाई देता है, हम कहते हैं कि यहां से ये लिया, यहां से ये लिया, तो यहां से तो हमें दिखाई दिया सर ई ले लिया। अब कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है कि सर यहां से तुमने आ लिया, आप कहां हैं इसमें? तो बस इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके आगे हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखो जैसे एक शब्द है, शब्दों को तोड़ना सीखिए, टूटे हुए शब्दों को जोड़ना सीखिए, यही तो है संधि। देखिए एक शब्द है कमलेश, अब इस शब्द को तोड़ने का, इसका वर्ण विन्यास करने का प्रयास करते हैं विद्यार्थी। क,
अब का में कौन सा स्वर आपको नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप बोल करके देखिए क, पीछे कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? अ। इस आ को अगर हमें का से अलग करना है तो हमें नीचे एक चिन्ह होता है अल, ये वाला चिन्ह होता है, ये चिन्ह लगाना पड़ता है, तब कोई स्वर किसी व्यंजन वर्ण से जुदा होता है, अलग होता है। अब ये चिन्ह ऐसे ही लगाया जाता है, कैसे लगाया? जैसे मैं एक शब्द लिखूं महान, ये जो हलंत है, ये जो हल चिन्ह है, ये ऐसे ही लगाया जाता है। कोई कोई ऐसे भी लगा देता है, ऐसे मत लगाना, ये केवल ऐसे ही लगाया जाता है। एक बार मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, आगे ही एक बच्ची बैठी हुई थी, मैंने कहा इस शब्द के अंतिम वर्ण पर हलंत लगाओ, तो उस बच्ची ने ऐसे करके हलंत लगा दिया। ध्यान देना, मैंने कहा ये आपने क्या किया, हलंत ऐसे थोड़ा ही लगाया जाता है। तो गुरुजी कैसे लगाओ जाते हो? फिर कैसे लगाया जाता है? हमने कहा ऐसे लगाया जाता है। अब गुरुजी तुम ही कह रहे कि हलंत, और कैसे हूं लगाए लो, हल तो रही है ना नीचे, हल ना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज को जोड़ने का, किसी भी चीज को लगाने का अपना नियम होता है, अपना कायदा होता है। उस नियम का, उस कायदे का आपको अनुसरण करना है। देखिए विद्यार्थियों, का के नीचे हलंत लगाया तो का में से आ बाहर आया। इसी प्रकार से मां के नीचे हलंत लगाया, बोल के देखो कौन सी ध्वनि आ रही है पीछे, बाद में मां आ रहा है तो आ। अब देखिए इसे बोल करके देखिए, ले मतलब ए आ रहा है, तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे ला पर, तो इसमें से ए निकल आएगा। अब सा पे हलंत लगाएंगे तो सा में से आ निकलेगा। इस प्रकार से ये हुआ वर्ण विन्यास। तो जब तक आपको ये सारी प्रक्रिया नहीं आएंगी, किसी अक्षर में से हलंत लगा करके वर्ण निकालना नहीं आएगा, स्वर निकालना नहीं आएगा, तो फिर संधियां आप सीखेंगे कैसे? इसलिए पहले इसे सीखो। मैं कुछ और उदाहरण दे देता हूं, जैसे ये है विष्णु, वी, देखो पीछे ई आ रही है, तो वहां पर हम हलंत लगाएंगे और ई को यहां निकाल देंगे। आ रहा है ना समझ में? हाँ। ये स, ये ऑलरेडी पहले से ही आधा है, तो ये तो आधा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो ऊ आ रहा है पीछे, णा पर हलंत लगाया और ऊ पीछे कर दिया। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये विष्णु बन जाएगा। देखिए मैं एक शब्द आपको ऐसे वर्ण विन्यास करके देता हूं, फिर हमें उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोनों ही तरीके से इसको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी। देखो ये है तुम्हारा हाँ, इसे आप जोड़ो, जोड़ करके देखो क्या बनता है। जो देखो इसी इसके अंदर करो, जैसे ही इसके अंदर आया तो हलंत हटा, ठीक है। इसे इसके अंदर करो तो हलंत तो हटेगा और रा पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ये ओ इसमें कुछ है ही नहीं, इसे ऐसे जोड़ दो। ये मां के अंदर इसे कर दो तो ये बन गया तुम्हारा हरिओम। ये शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये छोटी ई है और इसे ऐसे लिखते हैं हरिओम। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी प्रक्रिया समझ में आ गई है तो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। देखो हमने अभी समझा संधि की परिभाषा, हमने ये भी देखा कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो हमें पता चला कि संधि के 3 भेद होते हैं। सर संधि के 3 ही भेद क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी वर्णमाला में 3 प्रकार के ही वर्ण हैं, इसलिए 3 भेद होते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से किस क्रमांक पर व्यंजन संधि का उदाहरण है, या निम्न में से किस क्रमांक में स्वर संधि का उदाहरण
नहीं है। इस प्रकार के हमें प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को तो बस चुटकियों में हल करना है। और देखो, आपको संधि पहचानना सीखना है।